नमस्ते, जय श्री राम। आज हम उमेश जी के साथ हैं जिनके किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। अ, आज हम डिस्कस करेंगे तुर्की और तुर्की के रोल के बारे में मेडिटेरेनियन आदि में वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे जो इफेक्ट डाल रहा है और साथ में ही ग्रेटर इजराइल बनने में तुर्की की क्या भूमिका है। स्वागत है आपका उमेश जी। नमस्कार, जय सिया राम। जय सिया राम मंजरी जी। तो बताइए। देखिए, मैं आपको एक हिस्ट्री के अंदर ले जाना चाहता हूँ। आपको मालूम होगा 1919 में खिलाफत मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था कांग्रेस ने। आप सब लोगों मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था ये खिलाफत मूवमेंट ऑर्गेनाइज ही क्यों किया था, क्योंकि कांग्रेस ने जो 1919 में भारत में जो मुसलमान बसे हुए थे उनको अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने टर्की में जो ऑटोमन एम्पायर जो खत्म हो चुका था उसके सपोर्ट में उन्होंने ये मूवमेंट चालू की। तो इसको एक तरह से हमारे हिस्ट्री बुक में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट के जैसे बताया जाता है। और आपको एक और एक चीज बताता हूँ, 2019 में हमारे शहजादे विजिट किए थे टर्की में, और उन्होंने 100 साल जो टर्की में जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था उसके उपलक्ष्य में वहां पे कांग्रेस का एक ओवरसीज सेल एस्टेब्लिश किया। तो कुछ लोग जो समझते हैं कि टर्की का रोल क्या है, तो मैं वो बताना चाहता हूँ। और 2-3 साल पहले वहां पे एक बहुत ही प्रोमिनेंट चर्च था और म्यूजियम था, हागिया सोफिया। उसको इन्होंने मॉस्क बना दिया। वेस्टर्न नेशंस ने उसकी कंडेमनेशन भी की, बहुत कुछ बोला भी, पर फाइनली एवरीबॉडी एक्सेप्टेड। आप सोचिए, एक चलता हुआ चर्च को उन्होंने मॉस्क बना दिया और कहीं पे कोई बहुत बड़ा इसके ऊपर रिएक्शन नहीं आया। एर्दोगन इज एन एक्सेप्टेबल लीडर, क्योंकि उसको वेस्ट उसको बहुत सपोर्ट करता है। वेस्ट के अंदर मैं बता रहा हूँ, ये ब्रिटेन, यूके उसको बहुत सपोर्ट करता है। और आज आपको मालूम है कि टर्की के अंदर बांग्लादेश जैसे हालात हो रहे हैं। जो इस्तांबुल के मेयर थे, इकरम इमाम गोलू, उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब ये बताया जाता है कि जो भी टर्की में इस्तांबुल का मेयर बनता है वो बाद में राष्ट्रपति बन जाता है। अब टर्की में राष्ट्रपति के इलेक्शंस हो रहे हैं 2028 में, और आपको मालूम है कि इन्होंने सिर्फ अभी अपना पर्चा भरा था कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि मैं अभी राष्ट्रपति दौड़ में भाग लेना चाहता हूँ, इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया है। तो एर्दोगन है, वो आपको मालूम है 2016 में भी इनके खिलाफ एक कूप हुआ था, जिसको उन्होंने बाद में खत्म कर दिया था विद एंड फिस्ट। और वो टर्की में बहुत सालों से रूल कर रहे हैं। आज टर्की की हालत ऐसी है कि उनकी जो लीरा है, जो उनकी करेंसी है, वो बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हो चुकी है। उधर इन्फ्लेशन इज अराउंड 62%। अब सोचिए, उनकी इकोनॉमी की पूरी बैंड बजा दी है। टर्की के अंदर लोग अभी दे आर लिविंग टर्की लाइक एनीथिंग। वो मिडिल ईस्ट में कहीं भी चाह रहे हैं पर टर्की में नहीं रहते। एट द फर्स्ट इंस्टेंस वो जॉब जॉब मिलता है तो वो या तो दुबई या कोई भी अदर कंट्री मिडिल ईस्ट या यूरोप में चले जाते। और टर्की के अंदर जो आपको मालूम है, टर्की हमारे जो दो दुश्मन हैं, पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, दोनों को सपोर्ट कर रहा है। कश्मीर के अंदर अगर यूनाइटेड नेशन में सबसे ज्यादा जो रंडी रोना रोता है वो एर्दोगन करता है। देखिए, मैं अभद्र भाषा यूज कर रहा हूँ क्योंकि दैट पर्सन डिजर्व्स इट। जब टर्की में 2 साल पहले जब भूकंप आया था, द फर्स्ट नेशन टू सेंड ह्यूमैनिटेरियन वाज इंडिया, आपको मालूम है। और इंडिया ने इनको सपोर्ट भी किया है ऑटोमन एम्पायर के टाइम से, पर भी ये हमेशा एंटी इंडिया स्टैंड ही रखते हैं, क्योंकि इनको एक मुस्लिम ब्रदरहुड दिखाना है। अब पाकिस्तान के अंदर जो फिफ्थ जनरेशन, टर्की का जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, कान, उसके असेंबली लाइन वो पाकिस्तान में बना रहे हैं। और पाकिस्तान के दोस्तों टेक्नीशियन आज टर्की में जाके उसी के हिसाब से वो लोग काम भी सीख रहे हैं। हमारे जो दुश्मन है, नया दुश्मन जो है ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश, वहां पे जो टर्की के ड्रोन है, बख्तियार ड्रोन, उसको उन्होंने बांग्लादेश को दे दिया।
और वहाँ पे और भी ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट दे रहे हैं बांग्लादेश को। और आपको मालूम है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के थ्रू भी एक तरह से वेपन सप्लाई हो रही है फ्रॉम कराची टू चिटागोंग। और इस टाइम पे द बेस्ट रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिलेशंस है। और इन सब के सूत्रधार बताया जाता है टर्की है। और क्योंकि एक कॉमन फ्रेंड होना चाहिए जो दोनों को साथ में लेके आ सके। आपको मालूम है पाकिस्तानी फोर्सेस ने 30 लाख बांग्लादेशीज को मार दिया था जो 1971 में। उसके हुँ, बावजूद कि आज ये दोनों एक तरह से भाईचारे की बात कर रहे हैं अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी इंडिया। सीधा बात है, गजवाए हिंद करना है इनको। इनको एक ही चीज है कि उधर से हम वेस्टर्न फ्रंट खोलेंगे तो ईस्टर्न में ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अटैक करने का प्लान बना भी रहे हैं। और हमारे रंगपुर बॉर्डर पे आईएसआई के चीफ भी आके गए थे थोड़े दिन पहले, या पाकिस्तानी आर्मी चीफ या आईएसआई चीफ, दोनों में से कोई आके गया। और एक तरह से रेडियो सिग्नल्स में अजीब टाइप की एक लैंग्वेजेस भी सुनाई दी जो बंगाल की नहीं थी। तो कहीं ना कहीं कन्वर्स कर रहे होंगे उर्दू या अरेबिक में। तो सब में सूत्रधार इसमें टर्की है। तो टर्की के डिस्ट्रक्शन में भारत का बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक तो चीज है कि एंटी इंडिया जो इकोसिस्टम है उसका जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट आता है वो टर्की देता है। क्योंकि एर्दोगान को एक खलीफा बनना है, उसको मुस्लिम वर्ल्ड में एक तरह से उसको एक हाईएस्ट पोजीशन होती है खलीफा की, उसको वो बनना है। ही इज ड्रीमिंग टू बिकम द खलीफा ऑफ द अरब वर्ल्ड। वो बात अलग है, उनकी इकोनॉमी की हालत ऐसी है कि भीख मांगने की नौबत आ गई है। और इस आदमी ने हमेशा भारत को नुकसान ही पहुंचाया है एट एवरी इंटरनेशनल स्टेज। तो आज अगर इसकी कंट्री के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है तो वी शुड डू इट एज वेल। हमें कर्दिश पीपल को सपोर्ट करना चाहिए इस कर, क्योंकि कर्ज जो है वो सबसे ज्यादा टर्की में है। और कर्ज ऐसे 3-4 स्टेट्स में है गल्फ में, मिडिल ईस्ट में। बट सबसे बड़ा इनका पॉपुलेशन है टर्की में। और टर्की ने इनको आयरन हैंड से इनको क्रश किया, इनका जो सपोर्ट, इनका जो डिसेंट है। तो कहीं ना कहीं वी शुड हाईलाइट द इश्यू ऑफ द प्लाइट ऑफ द कर्ड पीपल। तो भारत को उनको सपोर्ट करना चाहिए। वी शुड स्टार्ट द हैंडल, जैसे हम बलूचिस्तान को आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं वैसे ही हमें कर्दिश पीपल को भी देना चाहिए। एंड वी शुड एम टू ब्रेक टर्की। अभी आपको मालूम है अजरबैजान जो एक और एक मुस्लिम नेशन है जिसको टर्की बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, और भारत आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है, और आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में वॉर चल रहा है, आपको मालूम है। ठीक है। और इस तरह से भी टर्की का बाउंड्री डिस्प्यूट है साइप्रस और ग्रीस के साथ भी। और भारत साइप्रस और ग्रीस को मेडिटेरियन में सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत एक तरह से टर्की को काउंटर कर रहा है इंटरनेशनल स्टेज। और अब भारत को एक बोलते हैं ना फाइनल नॉकआउट पन देने की जरूरत है। कर्डिश पीपल को उनको सपोर्ट देना है जो भी हो सके। वी शुड एम फॉर दैट, क्योंकि द डिस्ट्रक्शन ऑफ टर्की इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि पाकिस्तान जैसे कुत्ते की दुम है, ये सुअर की दुम है, ये सुधरने वाले नहीं है। ठीक है। हुँ, आपको ये बता देता हूँ, देखिए मैं कभी भी ये यूज नहीं करता हूँ, पर ये अब ऐसा है कि इन लोगों पे मुझे कोई दया भी नहीं आती, न तो पाकिस्तानियों पे, न इनके नाजायज बाप जो टर्की है उसके ऊपर भी नहीं आती। तो कहीं ना कहीं आज हमें एक तरह से जो बोलते हैं ना कि इनके ऊपर फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला, वी शुड नॉट डू दैट। और हमें आज टर्की के ऊपर जो यहाँ पे कुछ विशेष समुदाय है उनको जो सपोर्ट करता है, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि टर्की जो अपने देश में कुछ मुसलमान कर्दिश को वो प्रोसिक्यूट करता है, वो आपको सेकंड क्लास सिटीजन ही समझेगा। हमारे एक फेवरेट एक्टर है बॉलीवुड के, उनकी वाइफ ने तो टर्की में लेडी एर्दोगान के सामने बोल दिया है शी फील्स अनसेफ इन इंडिया। बट आज टर्की में हालत ऐसी है कि विमेन आर अनसेफ इन टर्की। क्योंकि जो टर्किश फोर्सेस है, जो टर्किश आर्मी है, इज वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस फोर्सेस इन द वर्ल्ड। अरे वो छोड़िए, चाइना ने बोला है कि आप अपने मेरे यूगर डिसिडेंट्स को आप रेफ्यूजी मत दीजिए। उन सबको पकड़ के वापस उनको चाइना में भेजा गया। वो मुसलमान थे, और ये अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बनना चाहता है। तो ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा कि आपको
जो अरब वर्ल्ड में डी-रेडिकलाइजेशन की बात है, वो हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है और इस दौरान वी हैव टू एन्श्योर ये जो टायरेंट्स हैं जैसे एर्दोगान, इनको जाना बहुत ज़रूरी है। मेरा एक सवाल आपसे है, जब पाकिस्तानी इलीगल इमिग्रेंट्स टर्की क्रॉस करते हैं, तो उनसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन टर्की के लोगों को और टर्की की क्रॉप्स वाले को वो होता है। तो एक तरीके से ऑन ग्राउंड आप देखें तो पाकिस्तान और टर्की ऑपोजिट फ्रंट पे है, क्योंकि यूरोप बाउंड पाकिस्तानीज़ आर क्रिएटिंग हैवॉक इन टर्की। सो उसके बाद भी टर्की पाकिस्तान का विरोध करता है, ऑन ग्राउंड पाकिस्तानीज़ को घुसने नहीं देता है। सो वेयर दिस होल कॉम्बिनेशन विल लीड? देखिए यूनिक कॉम्बिनेशन है, इसमें बहुत सारे ग्लोबल फोर्सेस भी इन्वॉल्व्ड हैं। आपको मालूम है टर्की के पीछे यूके है और यूके की जो अभी पार्टी है, लेबर पार्टी, इट इज़ ऑलवेज़ नोन टू बी प्रो पाकिस्तान, प्रो मुस्लिम एंड जो कीर स्टार्मर है, वो आधा जिहादी है। उसको एक ही चीज़ है, यूरोप को यूरोपिया बनाना है। तो जैसे-जैसे अरेबिक पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, द इस्लामाइज़ेशन ऑफ यूरोप इज़ हैपनिंग वेरी स्लोली और एक तरह से यस, यूरोप इज़ गोइंग ऑन द वर्ज ऑफ अ सिविल वॉर और ये जो यस, बोलते हैं द सिक मैन ऑफ यूरोप, आपको मालूम होगा द सिक मैन ऑफ यूरोप टर्की को बोला जाता है। तो मेरे हिसाब से जो टर्की है, इट इज़ अ नेमेसिस ऑफ यूरोप। जो यूरोप के अंदर जो इस्लामाइज़ेशन चल रहा है, जहाँ से जिहादी भर-भर के जा रहे हैं, इट इज़ थ्रू टर्की। टर्की से उनको ईज़ी एक्सेस मिल जाता है और वो पूरे यूरोप में घुस रहे हैं और आज बहुत सारे देशों में शरिया लॉ जैसे सिचुएशन हो चुके हैं। भले आप फ्रांस देख लीजिए, भले ही आप लंदन का तो आपको मालूम ही है, वहाँ पे सादिक खान बैठा हुआ ही है और जर्मनी के अंदर वहाँ के जो लीडर हैं अ, वो भी दे आर वेरी सॉफ्ट ऑन इमिग्रेंट्स। तो लेट्स सी अभी तो हम वी हैव टू वॉच द फन बिकॉज़ देयर इज़ नो पॉइंट इन वार्निंग द यूरोपियंस मेरा मानना ये है। वी हैव एडिक्वेटली वार्न्ड देम बट दे वांट टू डिस्ट्रॉय इंडिया। सो व्हाट कैन वी डू? उन्होंने अलाउ किया है अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन। ट्रम्प ने तो बोल ही दिया आई विल किक आउट ऑल द इल्लीगल एलियंस और वो देखिए उन्होंने एल जो भी उनको पकड़ के एल सल्वाडोर भेज रहे हैं और एल सल्वाडोर में आपको मालूम है उनके साथ क्या हो रहा है। तो एक तरह से यूरोप के पास अभी वो थॉट प्रोसेस है ही नहीं और जब तक उनको ये रियलाइज़ होगा इट विल बी टू लेट। यूरोप इज़ गोइंग टू बिकम यूरेबिया। इट्स वेरी क्लियर। थैंक यू फॉर योर टाइम। लेट्स मीट अनदर टाइम। थैंक यू। जय श्री जय राम। सिया राम।